रीबर्थ इन नॉवल एपिसोड 8। कोयल को अपना सामान पैक करना पड़ता है। कोयल सामान पैक करते हुए कहती है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूं ये तो हो ही सकता, कुछ भी करके यहाँ रुकना होगा। रात को डिनर पर सब मिलते हैं तो सूर्यांश सब की तरफ देखकर कहता है, हम सब लोग कल राजस्थान वापस जा रहे हैं और सब लोग अपना सामान पैक कर लेना जैसे जो भी है। लेकिन हाँ, सब लोग मतलब सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, सब हाँ बोल देते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पर समय और अनिका मौजूद नहीं थे। सब लोग डिनर कर ही रहे थे, तभी ऊपर से समय और उनके आते हैं और सब की तरफ देखकर कहते हैं, हम दोनों एक बिजनेस जन्नत में जा रहे हैं। तो सब लोग डिनर कर ही रहे थे, तभी ऊपर से समय और उनके आते हैं और सब की तरफ देखकर कहते हैं, हम दोनों एक बिजनेस डिनर में जा रहे हैं तो आप लोग हमारा इंतजार मत कीजिएगा क्योंकि रात में आने में हमें लेट हो जाएगा। सब लोग हाँ बोल देते हैं। वो दोनों तुरंत वहां से बाहर चले जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद आने का समय की तरफ देखती है और कहती है, अपने सबसे झूठ क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला कि हम दोनों फार्म हाउस जा रहे हैं। और क्या तुम जानते थे ना, मामा सब लोग थे, चाचा चाचा वगैरह सब, ऐसे में उनके सामने कैसे बोल देता है। इसलिए बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाया और तुम शांत रहो, ठीक है, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे ना। और आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बताना चाहता हूँ। वही मल्होत्रा मेंशन में सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे क्योंकि अगली सुबह उन सबको राजस्थान वापस जाना था। तभी सूर्यांश अपने स्टडी रूम में चला जाता है और कोई अलग अपने कमरे में तुरंत स्टडी रूम में जाकर समय को कॉल लगता है। समय कॉल रिसीव करके बोलता है, जी भाई बोलिए। सूर्यांश समय से कहता है कि वह कल राजस्थान वापस जा रहा है और उसके साथ पूरा परिवार भी जा रहा है। समय कहता है, लेकिन ऐसा क्यों। सूर्यांश समय को कुछ बताता है। उसके बाद समय ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। ऐसी क्या बात हुई थी दोनों के बीच जो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था इस वक्त तो वह सूर्यांश था। वजह क्या थी ये तो कोई नहीं जानता। अब आगे समय और अनिका अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। लव फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद समय अनिका को अपने साथ लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर बातें करने लगते हैं, अपना डिनर करते हैं। उसके बाद समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, ल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनिका, कभी भी किसी भी वजह से मुझे छोड़कर मत जाना। अगर कभी तुम मुझे किसी मोड़ पर गलत स्थितियों में देखा तो एक बार खुलकर मुझसे बात कर लेना, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अनिका, तुम जो सजा दोगी ना मुझे मंजूर होगी, लेकिन तुम्हारे बिना जीना मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हालात दिख रहे हैं हमेशा ऐसे रहे, यह जरूरी तो नहीं। और फिर मैं और तुम जीवन साथी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अनिका समय के चेहरे को अपने हाथों में भरती है और कहती है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप, आज कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता। समय अनिका के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है, आने वाले समय में ऐसे हालात बनने वाले हैं जहां तुम्हारी विश्वास की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी। अनिका हैरानी से समय की तरफ देख रही थी, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि समय उसे पूरी बात बताई नहीं रहा था, वह सारी बातों को गोल गोल को मारा था। अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, अगर ऐसा है तो तब की तब देखेंगे, अभी हम एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी रात बिताते हैं। समय अनिका को एकदम से अपने गले लगाकर उसके होठों को चूमने लगता है। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। कब समय अनिका के कोश में समा जाता है, समय को खुद ही होश नहीं रहता। समय और उनका पूरी रात एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। समय पूरी रात अनिका को अपनी मोहब्बत के रंग में रंगता रहता है, लेकिन समय नहीं जानता आने वाला कल उनके लिए कौन सा तूफान लेकर आने वाला है। इस तूफान में क्या समय और अनिका का रिश्ता बह जाएगा या उनका यह अटूट रिश्ता और अटूट बन जाएगा। अगली सुबह न्यूज़ की हेडलाइंस में खबर चल रही थी कि समय मल्होत्रा का अफेयर अपनी ही बिजनेस पार्टनर शक्ति अरोड़ा के साथ है। यह न्यूज़ जितनी तेजी से फैल रही थी उतना ही समय के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही थी। सब लोग राजस्थान पहुंच चुके थे और सब इन लोगों को भी इस न्यूज़ की खबर लग चुकी थी, लेकिन किसी को भी इस खबर पर विश्वास नहीं था। लेकिन जो वीडियो और फोटोज दिखाए जा रहे थे उनसे सबको विश्वास आ गया था। वही समय की यह न्यूज़ देखकर अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो वह कोयल थी, जो मंद मंद मुस्कुरा कर समय को देख रही थी। वही फार्म हाउस में बार बार समय का फोन बज रहा था। समय इस वक्त जिम एरिया में था, इसलिए उसे अपने फोन में आ रहे कॉल्स का पता नहीं चल रहा था। वही समय के फोन की बार बार आवाज सुनकर की नींद खुल जाती है। अनिका तुरंत कॉल उठाकर अपने कान से लगती है तो दूसरी तरफ से समय के असिस्टेंट
की आवाज आती है। सर वो न्यूज़ वायरल हो गई है, क्या आपने मैं को उस बारे में बताया? अगर मैं उनको इस तरह से आपकी बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। सर आपको देखना चाहिए था ना कि आप जब शक्ति मैं के साथ थे तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई आप दोनों की फोटोज और वीडियो ना बना ले। ये सब सुनकर अनिका के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। अनिका तुरंत समय को फोन करके उसे पर न्यूज़ देखने लगती है। जैसे जैसे वह न्यूज़ देख रही थी उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। समय तभी कमरे में आता है और अनिका को रोता हुआ देखकर एकदम से उसके पास आता है तो उनका उसे अपना हाथ दिखाकर वही रोक देती है और कहती है, आप मेरे साथ धोखा कर रहे थे, आपका अपनी ही पार्टनर के साथ अफेयर चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ होटल में और अपने दूसरे घर में मिल रहे थे और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इतनी बेवकूफ़ थी मैं ये समझती रही कि आप मेरे बाप की तरह नहीं हो, लेकिन आज मुझे पता चला आप भी उसी कैटेगरी के इंसान हो जैसा मेरा बाप था। आपने आज मेरा विश्वास, मेरा रिश्ता, सब कुछ तोड़ दिया है। अनिका समय को फोन को उठाकर दीवार पर मार देती है। समय अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि वह जानता था कि उनका कोई यह सब कुछ अगर ऐसे पता चलेगा तो उसका रिएक्शन यही होगा। लेकिन समय कल आने का कुछ सच्चाई बता ही नहीं पाया था क्योंकि उनका की आंखों में उसके लिए वो विश्वास, वो चमक देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वह अनिका को कुछ भी बता सके। समय नीचे हॉल में बैठा हुआ था और उसके पास शक्ति भी बैठी हुई थी और बहुत सारे बॉडीगार्ड थे और उसका असिस्टेंट। तभी ऊपर से आने का नीचे आती है। शक्ति अनिका को देखकर एकदम समय से चिपक जाती है और समय से कहती है, अब जब सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है समय, तो तुम हमारे रिश्ते को अनाउंस क्यों नहीं कर देते? समय शक्ति के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं हमारे रिश्ते को अनाउंस कर दूंगा। शक्ति, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो ना तो मेरे लिए कितनी जरूरी हूँ और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता और तुम्हारी आंख में आंसू तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन समय की पीठ अभी सीढ़ियों की तरफ थी इसलिए वह वहां आई हुई अनिका को नहीं देख पाया था। सभी शक्ति समय के गले लगा कर कहती है, और तुम अनिका को कैसे समझाओगे? समय शक्ति को अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, अनिका को समझा दूंगा, वह मान जाएगी मेरी बात क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती है और उसे मेरी बात माननी ही होगी क्योंकि उसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, कोई नहीं है उसका इस दुनिया में मेरे अलावा, इसलिए वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी वह अगर उसे घर में रहेगी तो तुम्हारा ख्याल भी रखेगी ना। अनिका समय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने सामने अनिका को देखकर समय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, भले इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है समय, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि उसे एक मर्द के सहारे की जरूरत पड़े। जा रही हूँ मैं आज तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर, तुम्हें इसके साथ शादी करनी है, करो जो करना है करो, लेकिन आज के बाद अनिका का समय से कोई रिश्ता नहीं है और न ही समय का अनिका पर कोई अधिकार है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा समय ऐसा नहीं है, मेरा पति मेरी आपकी तरह नहीं है, लेकिन आज मुझे समझ आया हर मर्द ऐसा ही होता है जब कोई दूसरी औरत उसकी जिंदगी में आती है ना तो वह अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड, सबको धोखा दे देता है जैसे आज तुमने मुझे दिया। मेरे विश्वास का, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया तुमने। अब तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रहो, जिससे अपना रिश्ता निभाने पर मैं जा रही हूँ यहाँ से बहुत दूर, जहाँ तुम्हारा नाम की परछाई तक मेरे ऊपर ना पड़े। समय की आंखों में बेबसी थी, वह अनिका को रुकना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। अनिका उसकी आंखों के सामने ही उसे छोड़कर जा रही थी, उसका दिल तड़प रहा था, उसकी आत्मा रो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिए थे। इसकी क्या वजह थी ये तो समय ही जानता था। अनिका वह दहलीज पार करके वहां से बाहर निकल जाती है। अनिका के वहां से निकलते ही समय धर्म से सोफे पर बैठ जाता है। उसे ऐसा लगा जैसे आज उसके शरीर से उसकी आत्मा चली गई हो और वह एक मुर्दा लाश बन गया हो। रोते हुए सड़कों पर निकल गई थी। उसे खुद होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, लेकिन आज उसका दिल, उसका भरोसा, उसका घर, सब कुछ टूट कर बिखर चुका था और यह सब कुछ खुद उसके पति ने किया था उसके साथ, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है जहां वो समय से शादी करने से पहले रहती थी। वहां पहुंचकर वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है और कहती है, मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूं, इसलिए मेरी टिकट कर दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहां जा रही हूं। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी और यही बिजनेस, ये सब कुछ मैं वहीं से संभालूंगी। आज के बाद अनिका इस दुनिया के लिए मर चुकी है। इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़ी थी वो, पीछे मुड़कर मुंबई को देखते हैं और कहती है, इस शहर में आने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला, प्यार, धोखा, बेवफाई, सब कुछ। इससे तो अच्छी मेरी
वो जिंदगी थी जिसमें मैं जी रही थी, वहाँ कम से कम मुझे सबके असली चेहरे तो पता थे, लेकिन इस नोवेल में आने की बात तो मेरी जिंदगी और बर्बाद हो गई। यह नोवेल की दुनिया भी हम इंसानों के लिए नहीं बनी है। यहाँ कैरेक्टर को कैसे बनाया जाता है पता ही नहीं। अगर मुझे मौका मिलता है ना भगवान, तो मैं इस नोवेल से बाहर जाना चाहूंगी, अपनी दुनिया में जाना चाहूंगी। मैं जैसे चाहे वैसे जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन मैं जानती हूँ अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस दुनिया से निकाल कर उसे दुनिया में जा पाऊँ। अनिका की फ्लाइट के अनाउंसमेंट होती है और अनिका एक नज़र उधर देखकर वहां से अपनी फ्लाइट की तरफ चली जाती है। अनिका के फोन पर एक न्यूज़ की नोटिफिकेशन आता है। फ्लैट में बैठी है, निकालो नोटिफिकेशन देखी है, जिसमें आ रहा था कि समय ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उसने अपने और शक्ति के रिश्ते को एक्सेप्ट किया था और यह भी बताया था कि वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और उसका पहले किसी से भी कोई भी रिलेशन नहीं था और नहीं उसकी शादी हुई थी। वो सिर्फ एकमात्र अफवाह थी जो लोगों ने फैलाई थी। यह सब पढ़कर अनिका का चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे उसके अंदर जान ही न बची हो। राजस्थान में भी सबको ये खबर पता चल चुकी थी। अब सब समय से नाराज थे क्योंकि समय ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, इसलिए अब कोई भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए अब कोई भी समय से बात नहीं करता था। अनिका पेरिस पहुंच चुकी थी। पेरिस पहुंचकर उसने स्टार्टिंग से अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया था क्योंकि पेरिस में उसकी कोई कंपनी नहीं थी, सिर्फ इंडिया आज नहीं थी। धीरे धीरे उसकी कंपनी आगे बढ़ने लगती है। समय चुपचाप अनिका का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फार्म हाउस से निकलने के बाद अनिका कहाँ गई यह खबर किसी को भी नहीं थी। अनिका आने से पहले अपनी एक खबर को मिटा दिया था। वो दुनिया से ऐसे गायब हो गई थी जैसे वो कभी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। पेरिस में अनिका पूरी तरह बदल चुकी थी। अनिका ने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल दिया था। उसने खुद को पूरी तरीके से बदल दिया था। वो हमेशा समय की न्यूज़ पर अपनी नज़र रखती थी, लेकिन अभी तक समय की शादी की न्यूज़ मीडिया में नहीं आई थी। लेकिन हाँ, समय शक्ति के साथ एक ही घर में रहता था, यह अनिका को पता थी। खुद को पूरी तरीके से अपने बिजनेस में तो बोल दिया था। अब उसके लिए कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कुछ भी कोई मायने नहीं रखता था। 6 महीने में अनिका ने खुद को इतना बदल दिया था। अनिका नहीं रही थी, अलकायरा सहगल बन चुकी थी, एक क्रूएल बिजनेस वूमेन जिसके लिए उसका बिजनेस ही सब कुछ था। ना कोई दोस्ती, नहीं यार, रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं मानती थी। सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना ही उसकी सबसे पहले पार्टी थी। राजस्थान में अलग ही माहौल चल रहा था। सूर्यांश को कोयल पर शक तो हो चुका था, लेकिन वो अपने हाथ सबूत चाहता था, इसीलिए अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया था। और जब सूर्यांश कोयल मुंबई में एक दूसरे के करीब आए थे, उसके बाद सूर्यांश ने कोयल को छुआ तक नहीं था क्योंकि कोयल को देखकर उसे वो फीलिंग नहीं आती थी जो पहले आई थी। ऐसा लगता था इस कोयल का वजूद उसे कोयल से बहुत जुड़ा है, इसीलिए सूर्यास्त ज्यादातर खुद को काम में ही व्यस्त रखता था। घर में भी सब लोग कोयल से मतलब नहीं रखते थे क्योंकि कोयल बात बात में सबको तने सुनती थी और अजीब तरीके से सबसे बातें करती थी, इसलिए सब उसे हमेशा दूरी ही बना कर रखते थे। सूर्यांश एक बिजनेस मीटिंग के लिए पेरिस गया हुआ था। सूर्यांश भी अनीता को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अनिका अभी तक नहीं मिली थी। आज उसकी मीटिंग सहगल इंडस्ट्रीज की सीईओ के साथ थी। सूर्यांश मीटिंग हॉल में पहुंच चुका था, तभी वहां एंट्री होती है कायरा की। काया को देखकर एक बार को तो सूर्यांश की आंखें बाहर आने को थी क्योंकि सूर्यांश उसे पहचान चुका था। वो काया नहीं, अनिका थी, उसके समय की अनिका। कायरा ने भी सूर्यांश को देख लिया था, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। मीटिंग स्टार्ट होती है और यह प्रोजेक्ट कायरा की कंपनी को मिल जाता है, लेकिन उसमें सूर्यांश 50% का मालिक था, इसलिए सूर्यांश और कायरा एक साथ काम करने वाले थे। कायरा जब वहां से बाहर जाने लगती है तो सूर्यांश आवाज देकर कहता है, अनिका मेरी बात सुनोगे? उनका नाम सुनकर एक बार को तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर अपनी आंखें खोल घूमकर सूर्यास्त की तरफ देखती है और कहती है, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई या निष्ठा? अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन फिर भी आप मुझे किसी अदर नाम से बुला रहे हो। सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जा चुके थे, इसलिए इस वक्त उसे हाल में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, एक सूर्यांश और दूसरी अनिका। अब हम आगे अनिका को कायरा ही लिखेंगे जब तक ये सारा क्लियर नहीं हो जाता है। सूर्यांश अनिका के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, भले ही तुम दुनिया के लिए कायरा बन गई हूँ, लेकिन आज भी मैं जानता हूँ तुम अनिका ही हो। काया एक नज़र सूर्यांश को देखते हैं और कहती है, अनिका मर चुकी है मिस्टर राणा, जो कभी किसी पर भरोसा करती थी, किसी से प्यार करती थी, यह जो कुछ भी था, आज जो आपके सामने खड़ी है वो काया है। और काया की डिक्शनरी में प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ते जैसी कोई लफ्ज नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती हूँ और कुछ नहीं, और यह बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। इसीलिए अगर आप इस प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो सिर्फ बिजनेस के पर्पज से करो, रिश्ते निभाने की पर्पज से नहीं, वरना मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ दूंगी।
बस एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, इनका जो जैसा दिखता है ना वो हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। आप अपने भाई की तरफदारी नहीं करें मिस्टर राणा तो अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं उसे इंसान का नाम तक अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इंसान को बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है। सही कहा था उसने उसे दिन। मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, तुम्हें कैसे भी जी होगी, और देखिए मैं जी रही हूँ। उसे लगता था कि मैं उसके बिना मर जाऊंगी, इसीलिए वह मुझे ठीक दे रहा था कि मैं उसकी उसे गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर में रहकर उसका ख्याल रखें। एक नाम सॉरी मिश्रा राणा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मैं किसी के टुकड़ों पर, मैं हमेशा से अकेले ही अपनी जिंदगी हूं और आगे भी जंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं आपके परिवार की, नहीं आपकी, नहीं आपके भाई की। सूर्यांश अनिका की तरफ बढ़ा और कहा, मेरी एक बार बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनिका सूर्यांश की तरफ पलट कर कहती है, कुछ नहीं सुनना मुझे और ना ही कुछ जानना है, नहीं कोई कहानी सुनाई है, आप अपने भाई से जाकर बोल देना। अनिका उसे बेइंतहा नफरत करती है, इतनी नफरत की आज तक मैंने कभी अपने आप से भी नहीं की थी, समझे। अनिका की जिंदगी में समय का नामो निशान मिटा चुकी हूँ मैं। समय नाम का कोई बंदा मेरी जिंदगी में अब कभी नहीं होगा, और बोल देना उसको, उसने जो मेरे साथ किया था ना, उसके बाद मैं खुद को इतना कठोर, इतना पत्थर बना दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी तरफ आंख उठाकर देख ले। और एक बात और, मैं आपके साथ कोई बिजनेस भी नहीं करूंगी। आपको ये पूरा प्रोजेक्ट मुबारक हो। और वहां से चली जाती है। सूर्यांश अनिका के पीछे पीछे बाहर तक आता है, लेकिन अनिका उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। सूर्यांश वहीं खड़े होकर तुरंत समय को कॉल लगता है। समय सूर्यास्त का कॉल देखकर उठा लेता और कहता है, जी भाई बोलिए। सूर्यांश अनिका पेरिस में है, समय में मिला आज उस। इन 6 महीना में वो पूरी बदल चुकी है और तुमसे और तुम्हारा नाम से और तुम्हारा वजूद से बेइंतहा नफरत करती है वो। आज मैंने उसकी आंखों में इतनी नफरत अच्छी थी कि मैं भी उसे सच्चाई नहीं बता पाया। तुम नहीं जानते समय वह मासूम सी लड़की कहीं खो गई है। आज जो मेरे सामने थी ना, उसके अंदर बदले और नफरत की आग जल रही है। ये अनिका अब समय के पास कभी वापस नहीं आएगी। समय, मैं जानता हूँ भाई वो मुझसे नफरत करती है, ये भी जानता हूँ कि वो मुझे माफ नहीं करेगी, सब कुछ जानता हूँ भाई, लेकिन उसे सही सलामत देखना चाहता हूँ, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं पेरिस आ रहा हूँ और अब आपका ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा और आप इंडिया जाए, क्योंकि यहाँ आपको मुक्ति पर नजर रखनी है, क्योंकि मैं उसे अब और कोई वजह नहीं देना चाहता कि वो सच तक पहुँच पाए। तुम क्यों दोनों में समान होना चाहते हो समय? अगर तुम्हें मुक्ति के साथ रहना है तो अनिका को उसकी हाल पर छोड़ दो। क्यों उसके पास आकर खुद की और उसकी तकलीफें बढ़ा रहे हो? भाई अनिका मेरी मोहब्बत है, मैं पेरिस आ रहा हूँ भाई, आप इंडिया आ जाओ और यही प्रोजेक्ट अब मैं ही करूँगा। सूर्यांश ओके करके कॉल कट कर देता है और उसे बिल्डिंग की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं क्या होने वाला है। सब कुछ इस तरह से उलझा हुआ है कि एक तरफ से सुझाने की कोशिश करो तो और ज्यादा उलझ जाता है। अभी सुबह समय पेरिस पहुंच चुका था और सूर्यांश वापस इंडिया आ गया था, क्योंकि उसे मुक्ति के पास रहना था, जिससे मुक्ति को पता न चले कि समय कहाँ गया है, क्यों गया है। वही समय जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मीटिंग में अनिका आने वाली थी। एलिल अनिका जैसे मीटिंग रूम में पहुंचती है, अपने सामने समय को देखकर एक बार अनिका की आंख नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को जल्द ही संभाल कर वापस से अपनी इस एरोगेंट अवतार में आ जाती है। अनिका अपने चेयर पर बैठकर मीटिंग स्टार्ट करने के बोलती है। सब लोग अपना अपना आइडिया बता रहे थे, लेकिन अनिका और समय को कोई आइडिया पसंद नहीं आया था। फिर अनिका अपना आइडिया बताती है तो सब लोगों को वो आइडिया बहुत पसंद आता है और इस पर आगे का काम होने के लिए सब लोग एग्री हो जाते हैं। उनका वहां से उठकर बाहर जाने लगती है, तभी उसे अपने पीछे समय की आवाज सुनाई देती है, अनिका बात करनी है तुमसे। लेकिन अनिका बिना समय की तरफ ध्यान दिए आगे जाने लगती है। तभी जो पेरिस में समय का पी ए था वो बोलता है, सर उनका नाम अनिका नहीं कायरा है। समय एक नज़र उसकी तरफ देखकर कहता है, इन्हें मेरे ऑफिस में लेकर आओ, मुझे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी। और हाँ, जब तक मैं उनसे बात करूं कोई भी मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए। ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। अनिका को बहुत मुश्किल से मना कर वो समय के ऑफिस में भेजता है। अनिका बिना न किए हुए समय के ऑफिस में आकर सामने की कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, बोलिए मिस्टर मल्होत्रा, क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? समय अपनी कुर्सी से उठकर अनिका के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लचया से उठकर खड़ी हो जाती है और बिल्कुल समय की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, जो काम है वो बोलिए, ये फालतू के काम के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। समय अनिका को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो उनका 2 कदम पीछे हट जाती है और कहती है, मिस्टर मल्होत्रा आप अपनी लिमिट्स बोल रहे हैं। आपके सामने जो खड़ी है वो कायरा सहगल है और कायरा सहगल ऐसे ही किसी के हाथ आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मेरा छोड़ा भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं
अनिका समय की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, इससे भी कहीं ज्यादा नफरत करती हूँ मैं आपसे। आपसे नफरत करने में मैं खुद को बर्बाद कर सकती हूँ, समझे आप। अगर दोबारा आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं खुद को सरे बाजार नीलाम कर दूंगी, लेकिन आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। मेरा खरीदार पहले ही कोई भी हो, लेकिन वो आप तो नहीं होंगे। इतनी नफरत है मुझे कि मैं आपसे अपनी नफरत निभाने के लिए खुद को बर्बाद कर सकती हूँ। समय की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं क्योंकि उनका अपने लिए बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और यह सब समय की बर्दाश्त से बाहर थे। समय अनिका के हाथ को कसकर मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है और कहता है, नफरत करती हूँ ना तो सामने से नफरत निभा अपने लिए। अगर दोबारा से ऐसे लफ्ज तुमने बोल तो तुम मेरा असली रूप देखोगी जो आज तक तुमने नहीं देखा। अनिका एक झटके में समय को खुद से अलग करती है और कहती है, इतनी नफरत करती हूँ तुमसे, इतनी नफरत करती हूँ कि मैं अपनी नफरत में कुछ भी कर सकती हूँ। समय खुद को रिलैक्स करके उनका के पास आकर कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला करना है करो। एनिका समय से 4 कदम पीछे हट जाती है और कहती है, एल मुझे कोई बात नहीं सुनने मिस्टर मल्होत्रा नहीं मुझे आपकी कोई कहानी सुनाई है। आप जानते हो बचपन से ही मुझे धोखेबाजों से नफरत थी। मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया था और आपने मुझे धोखा दिया। क्या फ़र्क था आपने और मेरे पास में कोई फ़र्क नहीं था। और अब मैं सोच लिया है कि एनिका खुद को इतना स्ट्रांग बना लेगी कि कोई भी समय जाकर उसे तोड़ नहीं पाएगा। आपको पता है मैं हमेशा ये समझती थी कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मेरा समय तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को, मेरे विश्वास को इतनी बुरी तरीके से तोड़ा है। समय क्या मैं कभी भी जुड़ नहीं सकती। मैं कांच की तरह टूट कर बिखर चुकी हूँ। अगर अब कोई मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो उन कंचों की चुभन तो से होगी ही। समय मैं खुद को कभी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि यह चुभन, ये दर्द, ये धोखा मुझे याद दिलाता है कि आज के टाइम में कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब एक पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ, जब एक पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो इस दुनिया में और विश्वास करने के लायक कुछ रहा ही नहीं है। मैं अकेली ही अपनी दुनिया में खुश हूँ। अगर मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो खुद को खत्म कर दूंगी मैं, लेकिन तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। आज के बाद अगर तुमने दोबारा मुझे इस टॉपिक पर कोई बात बोली या कुछ भी कहा तो मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारा अपने पास आने का हर एक रास्ता बंद कर दूंगी। अगर चाहते हो कि मैं अकेले अपनी जिंदगी जियो तो मुझे जीने दो। और हाँ, मैं ये प्रोजेक्ट अब नहीं करूंगी। अगर इस चक्कर में वो लोग मुझे पेरिस से ब्लैकलिस्ट करते हैं तो कर दें, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। एक बार को मैं ये प्रोजेक्ट मिस्टर राणा के साथ कर सकती थी, लेकिन आपके साथ मिस्टर मल्होत्रा मुझे नहीं होगा। अनिका वहां से जाने लगती है तो समय पीछे से उससे कहता है, तुमने खुद को क्या बना दिया। अनिका तो मैं ऐसी नहीं थी। मेरी अनिका के अंदर इतनी नफरत नहीं थी जितनी नफरत आज तुम्हारे अंदर है। और मुझे ऐसा बनाया किसने? ऐसा मिस्टर मल्होत्रा, आपने मेरे अंदर की इंसानियत को मार दिया। आपने मेरे अंदर के विश्वास को मार दिया। आपने मेरे अंदर दूसरों के प्रति होने वाले एहसासों को मार दिया। आपने मुझे बिल्कुल बेसन बनाकर छोड़ दिया। जाए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी होने वाली बीवी आपका इंतजार कर रही होगी। मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि अनिका आपकी पहुंच से बाहर है। गुड बाय मिस्टर मल्होत्रा। भगवान से दुआ करूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिले। और ऑफिस से बाहर निकल जाती हैं। अनिका की आंखों में भी नमी आ गई थी, लेकिन वह नमी को अपनी आंखों में ही जब्त कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एक बार फिर वो समय के लिए अपने आंसू बहा। समय जब अपने होटल पहुंचता है तो उसका मुंह बहुत खराब था। मुक्ति उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन समय मुक्ति का कोई कॉल नहीं उठाता। मुक्ति परेशानों का सूर्यांश से समय के बारे में पूछता है तो सूर्यांश बताता है वह किसी बिजनेस मीटिंग के लिए किसी टापू पर गया है और वहां बहुत कम सिग्नल आते हैं, इसलिए हो सकता है बात नहीं हो पा रही अभी। तो सूर्यांश ने मुक्ति को समझा दिया था, लेकिन कब तक? रात के अंधेरे में पेरिस में बर्फ गिर रही थी और समय बालकनी में खड़ा उसे अंधेरे को देख रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी भी इसी अंधेरे की तरह हो गई थी। वह मुक्ति को सच बात नहीं सकता था और अनिका के बिना रह नहीं सकता था। वह मुक्ति को खुद की जिंदगी से बाहर भी नहीं कर सकता था और अनिका को खुद की जिंदगी से जाने भी नहीं देना चाहता था। समय को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अनिका का उससे दूर जा चुकी है, ये बात उसका दिल मानने को तैयारी नहीं था और ना ही वह मानना चाहता था। एनिका अपने घर की टेरेस पर खड़ी हुई थी। उसे बर्फ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिर्फ एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था और इतनी ठंड में वह उसे टेरेस पर खड़ी हुई उसे घने अंधेरे को देख रही थी। वही समय की नजरें अचानक अपने सामने उसे विला पर जाती हैं, जहां एक लड़की उसे बर्फ के तूफान में खड़ी हुई थी। समय एक नज़र उसे लड़की को देखकर पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं अनिका है, लेकिन वो अनिका के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वह जानता था अगर अभी वह जाएगा तो अनिका कुछ ना कुछ गलत कर देगी जो वह नहीं चाहता था।
समय को अनिका की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि इतनी तूफान और बर्फ में आने का टेरेस पर खड़ी हुई थी, वह भी सिर्फ एक क्रॉप टॉप पहने। समय होटल से बाहर आकर सामने मेंशन की तरफ चला जाता है लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। फिर समय उसे बॉडीगार्ड को अपनी और अनिका की तस्वीर और मैरिज सर्टिफिकेट दिखता है, तब जाकर वो गार्ड समय को अंदर जाने देते हैं। समय टेरेस पर पहुंचकर अनिका के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, या खड़े होकर क्या कर रही हो, करने का इरादा है क्या? अनिका बिना समय की तरफ देख रहती है। मरे हुए इंसान को करने का इरादा नहीं होता। मिस्टर मल्होत्रा, मैं तुझे कब की मर चुकी हूँ, मेरे अंदर सिर्फ सांसें चल रही हैं क्योंकि यह सांस भी अभी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती, शायद मुझे और तड़पते हुए देखना चाहते हैं। समय अनिका के करीब आता है और कहता है, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो, वापस आ जाओ ना मेरे पास। जब मेरे बिना नहीं जीका रही हूँ तो ये फालतू की कोशिश क्यों कर रही हो? अनिका घूम कर समय की तरफ देखती है और कहती है, अगर मैं आपके पास वापस आ भी जाऊं तो क्या बना कर रखोगे मुझे, अपनी बीवी या अपनी रख खेल? क्योंकि बीवी का अनिका घूम कर समय की तरफ देखती है और कहती है, अगर मैं आपके पास वापस आ भी जाऊं तो क्या बना कर रखोगे मुझे, अपनी बीवी या अपनी रखेल? क्योंकि बीवी का टेक तो मुक्ति को मिल चुका है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही बचाना, आपकी मिस्ट्रेस होने का। समय से अनिका की बात बर्दाश्त नहीं होती और समय खींचकर एक थप्पड़ अनिका के गाल पर मार देता है। अनिका अपनी आंखों में बिना किसी इमोशंस के समय की तरफ देखकर कहती है, क्यों बुरी लगी मेरी बात? वैसे भी सो तो आप मेरे साथ पैसे भी चुके हो जाने कितनी रातें बताइए मेरे पास, मेरे साथ आप ऐसा करो, मुझे अपनी रखवाली बना लो, अच्छा लगेगा ना? सब लोग मुझे आपकी मिस्ट्रेस बोलेंगे, मेरा दम लगाएंगे, मेरी बोली लगाएगी, अच्छा लगेगा ना? समय हैरानी से अनिका को देख रहा था कि दोनों हाथों को कस के पड़कर उसे खुद के करीब करके कहता है, क्या से क्या बन गई हो तुम? तुम्हारी सोच इतनी गंदी कब से हो गई? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बोलते हुए भी शर्म नहीं आया ना? बिल्कुल भी। आने का मुस्कुरा कर खुद को समय से अलग करके कहती है, आपको मुझे वह बनाते हुए शर्म नहीं आई और मुझे बोलते हुए शर्म आए? क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा, कितने दोगले इंसान हो ना तुम। एक साथ दो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे, एक साथ दो लड़कियों के साथ रात में बिता रहे थे, उसे तो सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मंगेतर का टैग दे दिया, तो मेरे पास तो एक ही टेक बचाना, अगर मैं खुलकर बोल दिया तो इसमें इतना बुरा मानने की बात क्या है? समय गुस्से में अनिका की तरह बढ़ता है और कहता है, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन ली मैंने, अब चुपचाप से जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। अनिका समय के हाथों को झटक देती है और कहती है, किसी के बाप में दम नहीं है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर सके, क्योंकि अगर मैं अपनी औकात दिखाने पर आई ना तो तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। समय हैरानी से अनिका की तरफ देख रहा था और वह अनिका के करीब जाकर कहता है, क्या बोला तुमने? वही मिस्टर मल्होत्रा जो आपने सुना। मैं आपको आज एक बात क्लियरली बता देता हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत आपसे करती हूँ। अगर मुझे आपको खुद से दूर रखने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूँगी, अगर मुझे किसी से शादी करनी पड़ी तो मैं करूँगी, पर आपके साथ मैं अपना कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अनिका समय के हाथ को झटक कर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। समय जाती हुई अनिका को तब तक देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। उसके जाने के बाद समय एक हारे हुए इंसान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। एलिल, मैंने मेरी अनिका को क्या से क्या बना दिया? मेरे एक झूठ ने, मेरे एक कलर डिसीजन में मेरी अनिका को कितना पत्थर दिल बना दिया कि वो बोलने से पहले सोचती भी नहीं वो किसके बारे में और क्या बोल रही है। वो अपने बारे में इतने गंदे शब्द कैसे उसे कर सकती है? नहीं, मुझे बहुत जल्द ये सब कुछ क्लियर करना होगा, वरना मैं अपनी अनिका को हमेशा हमेशा के लिए को दूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वही अनिका चुपचाप रोड पर चले जा रही थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था गाड़ी से जाने का, इसीलिए वह अपने ओवरकोट में अपने दोनों हाथों को डाले चुपचाप रोड पर चले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ होकर भी नहीं थी। वहीं अचानक से कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब जाकर अनिका अपने होश में आई थी। वह देखी है सामने एक बहुत बड़ा ट्रक था और जिसे उसने खींचा था वो एक लड़का था जो उसके साथ ही साइड में गिरा हुआ था। अनिका उसे लड़के के ऊपर से उठकर खड़ी होती है और कहती है, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वैसे अगर तुम मेरी जान नहीं बचते न तो ज्यादा अच्छा होता। अनिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे लड़के का मुंह हैरानी से खुल जाता है और वह अजीब नजरों से अनिका को देखने लगता है। अनिका उसे लड़के को अपना हाथ देकर उठाकर खड़ा करती है और कहती है, अब आप जा सकते हैं मिस्टर, मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़कर कहता है, हेलो मेरा नाम अक्षय राजपूत है। हेलो, आई एम कायरा सहगल। हो तो आप में सहगल हो जिसका चर्चा आजकल बहुत जोरों पर है। वैसे आपने बहुत कमीज में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है मिस्टर। कभी कभी इतना बड़ा मुकाम हासिल करना भी बहुत सरदर्दी का काम होता है। वैसे आप एक अजनबी के साथ कितनी बातें कैसे कर सकते हो?
कायरा जी, एक अजनबी से ही हम अपना दुख दर्द और गम बांट सकते हैं, वरना जान पहचान वालों से तो हम सब कुछ छुपा लेते हैं। अगर आपके दिल में कोई दर्द है तो आप मुझसे बोल सकती हैं, मैं आपको जज नहीं करूंगा और ना ही आपके किसी बात का कोई कमेंट करूंगा। बस एक बार कहकर तो देखिए, आपकी आंखों का ये दर्द और आपकी आंखों का ये खालीपन आपको मुझे बोलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम अजनबी हैं। शायद हम फिर कभी मिले ना मिले, हम एक दूसरे को जज नहीं कर पाएंगे ना। अक्षय जबरदस्ती कायरा को अपने पास बिठा लेता है और कहता है, बता दीजिए, इतना भाव खाने की और नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। काया अपना हाथ अक्ष के हाथों से दूर करती है और करती है, बचपन से लेकर आज तक हमेशा धोखा ही मिला है मुझे मिस्टर राजपूत। पहले पिता ने धोखा दिया, फिर पति ने धोखा दिया, दोस्त ने धोखा दिया, हर किसी को मैं ही मिलती हूँ धोखा देने के लिए। अक्षय रानी से कायरा के चेहरे को देख रहा था और वो कायरा की तरफ देखकर कहता है, आपकी उम्र देखकर लग नहीं रहा मुझे क्या आपके साथ इतना सब कुछ हो चुका है। काया उठकर खड़ी होती है और उसे वीरान सड़क को देखकर कहती है, आप इस वीरान सड़क को देख रही हो ना, मेरी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है, जहाँ न कोई उजाला है ना कोई आने जाने वाला। ऐसे ही मेरी जिंदगी भी है, जिसमें उजाले का कोई नामोनिशान नहीं है, सिर्फ अंधेरा है और यह अंधेरा ही मेरी पहचान है। मिस्टर राजपूत, मैंने अपने पिता के भरोसा तोड़ने के बाद सिर्फ अपने पति पर भरोसा किया था और उसने भी मुझे धोखा दिया। किसी और के साथ रहते हुए उसने मेरे साथ अपना हर रिश्ता कायम किया, मुझे अपना बनाया, मुझ पर खुद को शामिल कर लिया, लेकिन वह हमेशा से किसी और का था, जिसके लिए वह जीता था, जिसके लिए उसकी सांसें चलती थी। जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आए ना, तो उसने फट से उसका हाथ हम कर मुझे खुद से दूर कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे अंदर सब कुछ टूट कर बिखर गया, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर जैसे मैं सबमिट कर रख पाऊं। अक्षय कर को खुद के सीने से लगा लेता है और कहता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझे अपना दोस्त बना लो, अपना हर सुख दुख मुझे बांटो, मुझसे बातें करो तो तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है और इस पर मेरा एड्रेस भी है, जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे तो आ जाना मेरे पास। और वैसे मेरी पर्सनैलिटी देखकर तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं बहुत ही अच्छा बंदा हूँ। अक्षय की फ्लर्टिंग सुनकर तेरा मुस्कुरा देती है, कहती है, तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो तुम, जिसकी जिंदगी में भी शामिल होंगे ना उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दोगे। वही कोई था जो उन दोनों को अपने गुस्से भरी आंखों से देख रहा था और उसकी आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कोई और नहीं, समय था, जो अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां रास्ते में उसने अनिका को किसी दूसरे लड़के के गले लगाते देखा और ये देखकर समय का खून खौल गया था। लेकिन इस वक्त वो अनिका के सामने नहीं जा सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसे अनिका को पूरी बात बतानी पड़ती कि वो क्यों उसका पीछा कर रहा था। ऐसा वो करना नहीं चाहता था। कायरा अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। क्या घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली में इस दुनिया में, इसीलिए तो सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं। तुम फिक्र मत करो, अब मैं किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि इस दिल में अब दिल की जगह पत्थर है और फीलिंग्स की जगह नफरत। अक्षय कायरा की तरफ देखकर कहता है, तो फिर मेरे साथ चलो मेरे घर, वहां पर तुम्हें पूरा परिवार मिलेगा और कोई तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा कौन सा परिवार है जो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा? अरे चलो तो सही, पता चल जाएगा। तुम्हें पता है पूरे 100 लोगों का परिवार है मेरा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरे साथ चलो तो दिखाता हूँ तुम्हें मेरा परिवार। अक्षय कायरा वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। आइए जानते हैं अक्षय के बारे में। अक्षय राजपूत मशहूर बिजनेस टाइकून, लेकिन जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। लोग उसे सिर्फ नाम से जानते हैं, वरना वह कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। वह एक मिस्टीरियस पर्सन है और हमेशा लो प्रोफाइल रहता है। उसकी भी अपनी एक कहानी है जो आगे जाकर पता चलेगी। अक्षय राजपूत 6 फीट हाइट, गोरा रंग, देखने से बिल्कुल अंग्रेज लगता है, लेकिन है हिंदुस्तानी। उसकी परफेक्ट जो लाइन 8 पर एप्स और उसकी बॉडी किसी हॉलीवुड हीरो को भी मार देती है। इतना स्मार्ट कि अगर लड़कियां एक बार उसे देखने तो उसे पर अपनी जान लुटाने को तैयार रहती हैं। वही उसकी वो काली गहरी आंखें उसको सबसे अलग बनाती हैं, क्योंकि उसकी आंखों में जो एक बार देखा है ना, वो उसी का होकर रह जाता है। अक्षय कायरा को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो कर को लेकर उसे घर के सामने रुकता है तो उसे घर पर लिखे नाम को देखकर कायरा हैरानी से अक्षय की तरफ देखने लगती है। कायरा की तरफ देखकर कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? अक्षय की तरफ देखकर कायरा रहती है, ये तो वृद्धा आश्रम है, यही मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ जब लोग बूढ़े हो
जाते हैं ना तो उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी जवानी में आ गया क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे घर में रहना ही नहीं दिया। अब इस घर में रह रहे पूरे सो मेरा परिवार है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। जब मैं यहाँ लेट आता हूँ ना तूने मेरी चिंता होती है, जब मैं लेट उठता हूँ तो वह मेरे लिए मेरे कमरे के बाहर खड़े रहते हैं, जब मैं खाना खाता हूँ ना तो वह माई मेरे पास बैठकर मुझे देखती है, जो मुझे कभी मेरे परिवार में नहीं मिला, जो मुझे यहाँ मिला है। कायरा हैरानी से अक्षय की तरफ देख रही थी क्योंकि अक्षय की बातें कर को समझ ही नहीं आई थी। कायरा समझी से अच्छा की तरफ देखकर कहती है, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो क्योंकि मैं तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचान गई थी, लेकिन तुम यहाँ कुछ समझ नहीं आया। अरे कोई ना, तुम अपने सवाल जवाब बाद में करना, पहले अंदर चलो, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही अक्षय घर के अंदर कदम रखता है सब लोग अच्छा से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। अक्षय सब की तरफ देखकर कहता है, अरे रुक जाए, इन मोहतरमा की जान बचाने में मुझे देर हो गई, वरना तुम्हें कब कहा जाता, मुझे पता था मेरी माताएं मेरा इंतजार कर रही होगी। सब लोग हैरानी से अनिका की तरफ देखने लगते हैं तो उनके सबके सामने अपने हाथ जोड़कर रहती है, मेरा नाम अनिका है। तभी अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है, कहता है, मतलब तुमने मुझे तब अपना झूठा नाम बताया। दुनिया के लिए मैं कायरा सहगल हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए अनिका हूँ, जो मेरा रियल नाम है, जिससे मेरी पहचान है, जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। सब लोग अनिका को बैठने के लिए बोलते हैं और उसके लिए तरह तरह की खान की चीज लाती है। ये सब देखकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसे इतनी मोहब्बत नहीं दी थी और ना ही कभी इतना अपनापन दिया था। वही गेट के बाहर खड़ा समय अभी भी उसे आश्रम के नाम को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर मार दिया हो और वो खड़े गार्ड की तरफ देखकर कहता है, वो लड़की जो अंदर गई वो कौन थी? अरे साहब, यहाँ तो वही लोग आते हैं जिन्हें उनके अपने घर से बेघर देते हैं। उसे बेचारी को भी कर दिया होगा, उसके किसी अपने ने देखा इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा ही हुआ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन जिसने भी उसे बेघर किया है ना तो कभी सुकून से जी नहीं पाएगा। उसे गार्ड की बात सुनकर समय को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। अंदर अनिका अपना हर दर्द, अपना हर गम भूल चुकी थी क्योंकि उसे वहाँ बहुत मोहब्बत जो मिल रही थी। अनिका एक दादी के गोद में अपना कर रख के लेट जाती है और कहती है, दादी, हम औरतों की जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है? हर पल हर मोड़ पर हम लोगों को ही क्यों अपनी परीक्षा देनी होती है? बेटी होते हैं तब भी बीवी बनते हैं, तब भी माँ बनते हैं, तब भी हमें क्यों सही सब कुछ? बेटा जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके साथ क्या हुआ जो आपकी उम्र में ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जब हमारे बेटा बहू ये हमारे बेटी हमारा बस नहीं उठा पाए ना तो वो हमें आश्रम में भेज देते हैं। आपको पता है, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना तब उनके हर एक छोटे से बड़े सारे नखरे उठाते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चे उनका बोझ नहीं उठा पाए, वो उन्हें उतार कर फेंक देते हैं। चाहे वो माँ बाप सड़क पर भीख मांगे, चाहे किसी घड़ी के नीचे आकर मर जाए, चाहे वो किसी का झूठा हुआ फेक खाना खाए, लेकिन उन बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को झूठा खाना नहीं खाने देते। अक्षय भी बैठा अनिका की सारी बातें सुन रहा था। कोई इसीलिए तो अनिका को यहाँ लेकर आया था, क्या निकलती डिप्रेशन में है वह निकल जाए। अनिका रहती है, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। फिर एक दिन मेरे पापा एक औरत को अपने साथ लेकर आए और बोले, ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम्हें उसे वाली माँ से भी ज्यादा प्यार करेगी। मैं थी तो मासूम सी बच्ची, मैं उनकी सारी बातें मान गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी माँ आई है, तुमसे प्यार करेगी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कुछ दिन का भ्रम था जो टूट गया। धीरे धीरे वह औरत मुझ पर अत्याचार करने लगी, मुझे मार दी पेटी, पूरे घर का काम करवाती, मुझे खाना भी नहीं देती। पर एक दिन उसका एक दोस्त आया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैं उसको मारकर खुद को बचाया तो पापा के सामने उसने मुझे ही गलत साबित कर दिया। लेकिन मैं यही नहीं जानती थी, इन सब का मास्टरमाइंड तो मेरा खुद का आप ही था। वो सब कुछ इसीलिए तो कर रहा था क्योंकि उसे दौलत चाहिए थी, दौलत का लालची था वो आदमी। धीरे धीरे मैं खुद को सबसे दूर कर लिया। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी, सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे अंदर और मैं हूँ, मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई और मैं वह छोड़कर मुंबई आ गई। मुंबई आकर मेरी मुलाकात उसे आदमी से भी जिससे मेरी पूरी दुनिया पर बात करती, जिससे मैंने प्यार किया, जिससे मैं शादी की, मेरा पति। लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया, वह मेरे साथ रहते हुए भी किसी दूसरी औरत के साथ था और जब स्थापना आने का वक्त आया तो उसने मेरा हाथ छोड़कर उसे औरत को अपनाया। जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दिया था वैसे ही उसे इंसान ने मेरे अंदर की फीलिंग्स को भरोसे घुमा दिया।
दादी अनिका के सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं, बेटा हम सब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे अपना सिक्का खोते हुए हम दूसरे को दोस्त नहीं दे सकते, इस तरह हम हर इंसान को बदल नहीं सकते। मैं यह नहीं जानती कि तुम्हारे पति ने वह सब कुछ क्यों किया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वह पछताएंगे तुमसे दूर जाकर। देखना तुम एक दिन वह तुम्हारे कदमों में होएगा, तड़पेगी और गिड़गिड़ाएगा कि तुमसे माफ कर दो। नहीं दादी, अब मेरे अंदर इतना हौसला नहीं रहा कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। अब मैं सिर्फ नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहती हूं, जिसमें मैं किसी को शामिल नहीं करना चाहती, किसी को भी नहीं। मैं अकेले रहना चाहती हूं, जैसे मैं बचपन से बड़ी होने तक अकेले रही थी ना, वैसे अभी रहना चाहती हूं। क्योंकि मैं रिश्ते बनाकर प्यार करके देख लिया, सबने मुझे धोखा ही दिया है। वैसे क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मुझे अच्छा लगेगा, कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि जब शाम को मैं लौटकर घर जाऊंगी तो कोई मेरा इंतजार करेगा, मुझसे प्यार से बात करेगा, मुझे अपनी गोदी में सुलाकर मेरे सर को सहलाएगा। ये तुम्हारा घर है बेटा, तुम जब जाओ वहां आ सकती हो। तभी अक्षय जाकर अनिका के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा दर्द देखा और महसूस किया है, लेकिन तुम्हें एक बार अपने पति से बात करनी चाहिए कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, तुमने सिर्फ एक पहलू जानकर फैसला किया था, तुम्हें दूसरा पहलू भी जानना होगा ना। अक्षय, मुझे दूसरा पहलू जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समय ने दुनिया के सामने उसे अपना कहा है, उसे अपना रिश्ता स्वीकार किया है, ये भी बताया है कि वो दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे और मैं और समय तो मुश्किल से 1-1.5 साल ही एक दूसरे को जान पाए थे। लेकिन सच बोलना, मैंने उस सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन उसने मेरा प्यार, मेरा भरोसा सब कुछ ढूंढ दिया। अब वो मुक्ति के साथ खुश रहे, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि अपने पति की दूसरी बीवी को खुशी खुशी अपना कर उसके साथ हैप्पी फैमिली वाला ड्रामा खेल। मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, या तो पूरा मेरा, या तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, या तो समय पूरा मेरा बनता, या फिर मैंने उसे पूरी तरह से खो दिया। क्योंकि जो इंसान अगर एक बार आपको धोखा दे सकता है ना, वह आपको दोबारा भी धोखा दे सकता है। क्योंकि वह जानता है कि हम औरतें उन्हें माफ कर ही देंगे, क्योंकि वह जानते हैं वह 2-4 आंसू बहाएंगे, दिल सा चेहरा बनाएंगे और हम और तुमने माफ कर ही देंगे। लेकिन हर बार औरत झुके यह जरूरी नहीं है अक्षय। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी वजह हो जो समय ने मुक्ति को अपनाया, या कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो तुम्हारी नजरों से छुपा हो। अनिका, अगर ऐसा था तो मुझे सामने से जाकर बताते, ऐसे खेल खेलने की जरूरत नहीं थी। और वह मुझे बहुत अच्छे से जानता है। जब से मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया था और मुझे ये बात पता चली थी, तब से मैं धोखा और धोखा देने वालों दोनों से नफरत करती हूँ। मैं सच बोलकर रिश्ता खत्म कर सकती हूँ, लेकिन किसी को धोखा देकर उसे रिश्ते को निभा नहीं सकती। मेरी जिंदगी से समय जा चुका है, अब वह मुक्ति के साथ रहे या किसी और के साथ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिका अक्षर से कहती है, अब मैं घर जाती हूँ, वहाँ से सामान लेकर मैं सुबह यहाँ जाऊंगी। क्योंकि मैं कल से यही रहूंगी और इन सब में तुम्हारा हाथ बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी सुकून और शांति की जरूरत है। अक्षय, अक्षय ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अगर तुम एक दोस्त की जरूरत हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। और जो और आराम से जाना, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें ड्रॉप करके आ सकता हूँ। अनिका, नहीं अक्षय, मैं चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रेस्ट करो। अनिका वहां से बाहर निकल जाती है। अनिका रोड पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार करती रहती है। तभी सामने एक गाड़ी आकर अनिका को खींचकर अंदर बिठाकर वहां से चली जाती है। अनिका बिना उसे इंसान की तरफ देख रहती है। तुम हमेशा ये छिछोरे बनती ही करते घूमने मिस्टर मल्होत्रा, क्योंकि सामने से आकर बोलने की तो तुम्हारी औकात ही नहीं है ना। समय अनिका का चेहरा पकड़ता है और कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो डिसीजन होगा मैं मान लूंगा। मुक्ति मेरे दोस्त की बहन है, बचपन से ही मैंने उसे जाना पहचाना है। मैं बचपन से ही जानता था कि वह मुझे पसंद करती है, मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैंने कभी उसकी फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे दोस्त की डेथ हो गई, वह मुझे बचाने के चक्कर में मर गया था। और जब मुक्ति मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बताया तो मैंने उसे अपने साथ रख लिया। उसने इन सब का यह मतलब निकला कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। और जब से मेरी शादी के बारे में पता चला तो वह हंगामा करने लगी और मैं उसे दुखी नहीं कर सकता था। मेरे दोस्त ने मेरे लिए अपनी जान दी थी, तो मैं उसकी इकलौती बहन को ऐसे छोड़ तो नहीं सकता था ना। अनिका, तो तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, जैसे मुक्ति का इस दुनिया में कोई नहीं था, जैसे मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं था। तो तुम्हें किसने हक दिया किसी दूसरी लड़की को सहारा देने के लिए? तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, ये कहाँ का इंसाफ था मिस्टर मल्होत्रा? समय अपनी नजरें झुकाकर अनिका के सामने अपने कान पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन ये भी सच है मैं मुक्ति को खुद से अलग नहीं कर सकता। मुक्ति मेरी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी, और मुझे अपनी यह जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर मुक्ति से शादी भी करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं उसे ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर सकता।
अनिका समय की आंखों में देखते हुए कहती है, तो ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, आज से समय और अनिका का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि अपना समय अनिका का हो सकता है और ना ही अनिका समय की हो सकती है। आप अपना फर्ज निभाइए, मुक्ति को सहारा दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अब आने का समय की जिंदगी में वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैं वो औरत हूँ जिसे अपना प्यार, अपना पति, सब कुछ सिर्फ अपना चाहिए, वो किसी के साथ बांट नहीं सकती। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मुझे यहाँ रखकर मुक्ति के साथ इंडिया में रहोगे, जब आपका मन करेगा आप मेरे पास आओगे, तो आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, गाड़ी रोक मिस्टर मल्होत्रा। समय, अनिका मेरी बात तो सुनो, मैंने बोला गाड़ी रोक के। मिस्टर मल्होत्रा उनका एग्जैक्ट के में स्टीयरिंग पकड़कर घुमा देती है और गाड़ी फिर से जाकर टकरा जाती है। अनिका के सर में चोट लगती है, लेकिन अनिका अपनी चोट को नजर अंदाज करके गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है, आज मैं अनिका आपसे अपना हर एक रिश्ता खत्म करती हूँ। आज के बाद आप आज़ाद हो किसी से भी शादी करने के लिए, और अगर आपने कभी भी एक पल के लिए भी अगर मुझसे मोहब्बत की है ना समय, तो मेरी ज़िंदगी में लौट कर मत आना। मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरी लाश को कंधा देने मत आना, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाज से कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहती। और एक बात, मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन जरूर करूँगी, लेकिन मैं इस बार उसे इंसान से शादी करूँगी जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी प्योरिटी होगी, किसी और की नहीं। समय अनिका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे समझने की कोशिश करो यार, मैं फर्ज और मोहब्बत में फंस गया हूँ। तो ठीक है ना, मैं आज़ाद कर तो दिया आपको मोहब्बत से, आप अपना फर्ज निभाइए, जाकर मुक्ति से शादी कीजिए, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बताइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिस समय से प्यार किया था ये समय वह तो बिल्कुल नहीं है। वो समय जो भी करता था ना डंके की चोट पर करता था, लेकिन ये समय तो एक लड़की को नहीं संभाल पाया। अरे अपनी बीवी का जो इंसान ना हो सका वो किसी और का हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समय, तुम्हें पता है तुम्हें और मिस्टर राजेंद्र में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही एक जैसे हो, जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की तरफ लाल टपकते हुए चले जाते हो। भले ही तुमने अपने दोस्त के लिए सब कुछ किया हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये था कि तुम्हें ये करना है, वरना तुमसे शादी करने की वजह से अपनी बहन बनाकर भी तो रख सकते थे ना, पूरी दुनिया के सामने उसे। अपनी मंगेतर को भूल करने से पहले तुम पूरी दुनिया के सामने उसे अपनी बहन भी बना सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुमने वह रास्ता अपनाया जो तुम्हें ठीक लगा। आज मैं वह रास्ता अपनाऊंगी जो मुझे ठीक लग रहा है, और मैंने अपना हर एक रास्ता तुम्हारी तरफ से बंद कर दिया है। इसीलिए तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो। समय, अनिका मेरी बात तो सुनो। अनिका, मैंने जो सुना था सुन लिया, मैंने जो समझना था समझ लिया। आपको पता है समय, आज से पहले मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई वजह रही होगी जो आपने मुक्ति से अपना रिश्ता कबूल किया। मैंने हमेशा आपका इंतजार किया था, आपके पाल पाल की खबर रखी थी। मुझे लगता था हो सकता है ऐसी कोई वजह हो, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपकी बातों ने मेरा वो उम्मीद भी तोड़ दी, मेरा वो विश्वास तोड़ दिया कि शायद आप किसी दबाव में या किसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरे दिल में एक आस थी, लेकिन आज आपने वो आज भी तोड़ दिया। अनिका अपनी बालों में छुपे हुए सिंदूर को समय के सामने ही पूछ कर कहती है, आज से मैं आपकी तरफ आने वाला हब अपना हर एक रास्ता मोड़ लिया। आज के बाद समय और अनिका एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आप मुक्ति को नहीं छोड़ सकते और मैं आपके पास नहीं आ सकती। आप मुक्ति के साथ खुश रहिए और मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दीजिए, क्योंकि अब मैं प्यार, शादी जैसे रिश्तों पर तो विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे प्यार और मेरे पति ने ही धोखा दिया है। तो अब मैं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा ना जो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, मेरी फीलिंग्स को, मेरे दर्द को, मेरी हर एक इनसिक्योरिटी को समझेगा, मैं उस इंसान से शादी करने से पहले एक पल नहीं लगाऊंगी। अलविदा श्री मल्होत्रा, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी मुझे ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे और ना ही मेरे करीब आ पाओगे। अलविदा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाय हम उसे बोलते हैं जिससे हम दोबारा मिलना चाहते हैं, लेकिन अलविदा हम उसे बोलते हैं जिसे हम जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहते। अलविदा मिस्टर समय मल्होत्रा, हमेशा के लिए। अनिका वहां से सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है और समय जाती हुई अनिका को देखता रहता है। समय की आंखों में नमी थी, उसके चेहरे पर बेबी और लाचारी थी, लेकिन वह अपने फर्ज और अपने प्यार में आज उसने अपने फर्ज को चुना था, अपने दोस्त के दी हुई जिम्मेदारी को चुना था, क्योंकि उसने उसके लिए अपनी जान दी थी और आज उसका फर्ज बनता है कि वह मुक्ति का साथ दे। इसलिए आज उसने मुक्ति को चुनकर अनिका को हमेशा हमेशा के लिए को दिया था।
समय भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से अपने होटल के लिए निकल जाता है क्योंकि वो इस वक्त बहुत परेशान था। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था क्योंकि जब से आने का उसे छोड़कर गई थी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। चारों तरफ उसे वीराना लगता था, ना उसे खुश होने का मन करता था, ना ही कहीं जाने आने का करता था। लेकिन जब आज मोनिका से मिला तो उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद उनका वापस आ जाएगी, लेकिन अनिका ने उसकी जिंदगी में दूसरी औरत बनने से इनकार कर दिया था। ये सच भी है, जब हम किसी आदमी की जिंदगी में दूसरी औरत बनकर जाते हैं ना हमें इज्जत मिलती है ना प्यार, चारों तरफ हमारी सिर्फ बेइज्जती होती है। लेकिन एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपना पति किसी के साथ नहीं बांट सकती है। 2 साल बाद हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड देने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें, आज का यह अवार्ड जिस इंसान को जाने वाला है उसने बहुत ही कम समय में अपनी कंपनी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है जहां तक एक आम इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इंसान आम होकर भी खास है। तो आज का हमारा यह अवार्ड जाता है एक इंडस्ट्रीज को। आज तक हमने एक इंडस्ट्रीज के मालिक को नहीं देखा है और ना ही हम ये जानते हैं कि एक इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, लेकिन आज यहाँ पर वो आने वाले हैं और अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं। तो लिए हम एक इंडस्ट्रीज के मैनेजर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन है एक इंडस्ट्रीज का असली उम्र, क्योंकि हमें हाल ही में पता चला है कि एक इंडस्ट्रीज का ओनर नहीं है बल्कि वो इस कंपनी के सिर्फ एक मैनेजर है। प्लीज स्टेज पर ये मिस्टर विशाल जायसवाल। तभी एक 35 साल का आदमी स्टेज की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हमारी कंपनी ने बहुत ही कम समय में इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं जिसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन सब में हमारे जो ओनर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हम सबको एक परिवार बनाकर इस कंपनी को आज कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी एक छोटी सी जगह से उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन आज यह वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। एके इंडस्ट्रीज किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। आज से 2 साल पहले जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था कि 2 सालों में ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जाएगी। ये अब स्वागत करते हैं इस कंपनी के असली ओनर का जो अब यहाँ आ चुकी है और थोड़ी देर में आने वाली है। तो प्लीज स्वागत कीजिए हमारी कंपनी की एचडी मैसेज अनिका राजपूत का। सब लोग अनिका को आते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की इस कंपनी की होना होगी। सब लोग हैरानी से अनिका को देख रहे थे। 4 जोड़ी आंखें हैरानी से अनिका के चेहरे पर टिकी हुई थी, कोई और नहीं बल्कि समय मल्होत्रा और सूर्यांश राणा को देख रही थी। व्हाइट साड़ी में अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे अपने सामने देखकर शायद कुछ लोगों को यकीन नहीं आया होगा कि एक अकेली लड़की दुनिया की नंबर 1 कंपनी की एचडी बन गई। मैं जानती हूँ उन लोगों को बहुत दुख हो रहा होगा मुझे आज इस जगह खड़े देखकर, लेकिन मुझे उन लोगों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो लोग मेरी जिंदगी में मैटर नहीं करते उन लोगों के बाद अरे में बातें करना मुझे पसंद नहीं है। होस्ट, वैसे मैडम मुझे नहीं पता था कि एके इंडस्ट्रीज की एचडी इतनी खूबसूरत है। एल मुस्कुरा कर होस्ट की तरफ देखती है और कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ का होस्ट इतना क्यूट और मासूम है। एल पोस्ट आगे आता है और कहता है, चलिए हंसी मजाक बहुत हो गया, तो ये आज का वुमेन बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है मैसेज अनिका अक्षय राजपूत को। समय हैरानी से अनिका की तरफ देख रहा था क्योंकि अनिका के नाम के आगे अक्षय राजपूत लगा था और अक्षय राजपूत किसी पहचान का मोहताज नहीं था, लेकिन आज तक उसे किसी ने देखा नहीं था कि अक्षय राजपूत असल में है कौन। लेकिन उसके नाम को सारी दुनिया जानती थी और उसके नाम से ही उसकी पहचान थी, वरना अगर वह खुद से सामने आ जाए और अपना नाम ना बताए तो कोई उसे पहचान नहीं सकता था। अनिका अवार्ड अपने हाथ में ले लेती है और फिर माइक के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जब 4 साल पहले मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो सच में मुझे भी नहीं पता था कि यह कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बन जाएगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी इस खुशी में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वह मेरे डियर हस्बैंड का है, क्योंकि उन्होंने हर मोड़ पर हर जगह मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब मैं गिरी उन्होंने मुझे संभाल, जब मुझसे गलती हुई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज देखिए मेरी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। और आज मैं अपनी पहचान के साथ साथ अपने हस्बैंड की पहचान को भी दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे इस अवार्ड का असली हकदार मेरे पति हैं, मेरे सपोर्टर, मेरे मेंटर, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ है, वो जिन्होंने हर मोड़ पर हर जगह मेरा साथ दिया। प्लीज अक्षय स्टेज पर आ जाए क्योंकि यह अवार्ड मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरी पहली कामयाबी आपके लिए है, यह मेरा पहला अवार्ड है जो मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। तभी एक हैंडसम सा लड़का उन चेयर के बीच में से खड़ा होता
है और चलकर स्टेट की तरफ जाने लगता है। उसे लड़के को देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अक्षय राजपूत उनके बीच बैठा था और उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। सब लोग हैरानी से अक्षय की तरफ देख रहे थे और अगर सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो समय और सूर्यांश थे क्योंकि उन दोनों को भी नहीं लगा था कि अक्षय राजपूत उनके पास बैठा था और उन्हें पता ही नहीं था। और फिर सबसे ज्यादा अगर वो परेशान और हैरान किसी बात से थे तो वो थी अनिका का अक्षय से शादी करना। अक्षय स्टेज पर जाकर अनिका का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, आपने मुझे इस चीज पर अपने पास बुलाकर अपने इस अवार्ड के लिए बुलाया है तो मैं सब लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, इस अवार्ड पर मेरा कोई हक नहीं है क्योंकि यह अवार्ड मेरी बीवी की मेहनत का नतीजा है। हाँ, मैंने उनकी मेहनत में उनके साथ दिया लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मैं उनके अवार्ड पर अपना हक, क्योंकि यह अवार्ड मेरा नहीं था। होस्ट अक्षय की तरफ देखा है और कहता है, मिस्टर राजपूत, आपको और मिसेज राजपूत को देखकर लगता नहीं है क्या आप दोनों की शादी जल्दी में हुई है? ऐसा लग रहा है एक दो दिन में हुई हो। अक्षय मुस्कुराकर होस्ट के हाथ में से माइक ले लेता है और बोलना शुरू करता है, मेरी और अनिका की शादी को पूरा 1 साल हो गया है और आज हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और उनका पहले मेरी दोस्त थी, उसके बाद वह मेरी जीवन साथी बने, लेकिन उनके जैसी जीवन साथी पाना बहुत नसीब और किस्मत की बात होती है। अनिका अपना बोर्ड अक्षय के हाथ में पकड़ा देता है तो अक्षय अनिका का हाथ आगे लेकर उसे उसके हाथ में रखकर फोटो खींचाता है और दोनों वहां से नीचे उतर आते हैं। वही समय की आंखों में नमी थी क्योंकि समय को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी अनिका आज किसी और की हो चुकी थी, लेकिन समय भी मजबूर था। उसने जो किया उसके बाद उसने उम्मीद ही को दी थी कि कभी इनका उसके पास वापस लौट कर आएगी। समय वहां से निकालकर बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी से टक्कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में जो नमी थी अब उसके गालों पर आ गई थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब समय पीछे मुड़कर देखा है तो उसके पीछे सूर्यांश खड़ा था। सूर्यांश को देखकर समय के सब का बांध टूट जाता है और समय सूर्यांश के गले लगाकर अपने आंसुओं को बहने लगता है। भाई, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने मुक्ति की वजह से अनिका को छोड़ दिया था। अनिका को मुझे अलग करने में जितना हाथ मुक्ति और कोयल भाभी का था उतना ही शायद मेरा भी था, क्योंकि मैं मुक्ति के खाने में आकर अनिका को छोड़ दिया था। मुझे लगा मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, उसको दिए हुए वचन का पालन नहीं कर रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अंक को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। भाई, मुझे अनिका वापस चाहिए अपनी जिंदगी में। आप जानते हैं, भले ही मुक्ति मेरे साथ मेरे घर में रहती है लेकिन मेरा और मुक्ति का कोई रिश्ता नहीं है। सूर्यांश समय की पीठ को सहला के कहता है, भूल जाने का कुछ समय, क्योंकि उनका तेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। आज वो किसी की पत्नी है और किसी और की पत्नी के बारे में सोचना गुनाह होता है। वो गुण पहले मैंने किया था, आज वही गुनाह तुम करने जा रहे हो। भगवान ने तुम्हें अनिका का साथ दिया था लेकिन तुमने अपनी कुछ गलतियों की वजह से उसे हमेशा हमेशा के लिए को दिया है। तभी वहां पर अक्षय और अनिकार जाते हैं। सूर्यांश अक्षय की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर राजपूत, वरना हमें तो लगा था कि हम कभी अक्षय राजपूत से मिल नहीं पाएंगे। अक्षय सूर्यांश से हाथ मिलाकर कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर राणा, और वैसे भी शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, इंसान को कम से जानना चाहिए। आने का सूर्यांश की तरफ देखकर आगे बढ़ जाती है। तभी सूर्यास्त आने का की तरफ देखकर कहता है, इतनी नाराज होने का कि अपने दोस्त से बात नहीं करोगी? अनिका पलटकर सूर्यांश और समय की तरफ देखती है और कहती है, हमारा रिश्ता 2 साल पहले ही खत्म हो चुका था मिस्टर राणा, और आज हम दोनों सिर्फ बिजनेस राइवल्स हैं और कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो रिश्तों की कदर है और ना ही रिश्तों की पहचान, इसीलिए मैं उन लोगों के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अब उन बातों का कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लिया वैसे ही मैंने अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लिया। जब वह अपनी जिंदगी किसी दूसरे के साथ बिता सकते हैं तो मैं भी अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिता सकती हूँ। समय अनिका के सामने अपने कान पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो अनिका, मैंने गलत किया, मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ वो गलती नहीं गुनाह था। मैंने किसी दूसरी लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था, अपने वादा अपना वचन निभाने के लिए अपनी बीवी के साथ किया, उन 7 वचनों को तोड़ा था, मुझे माफ कर दो अनिका। उसे 2 कदम दूर खड़ी हो जाती है और कहती है, वो गलती नहीं गुनाह था और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। आपने मुक्ति को अपने लिए खुद चुना था, अब वो जैसी भी है, अच्छी बुरी जैसी भी, उसे आपको अपने साथ रखना ही होगा। अक्षय अनिका के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर आप मिस्टर मल्होत्रा से बात करना चाहती हैं तो हम किसी अच्छी जगह चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ कोई भी आप लोगों की बातें सुनकर उसे बात को अफवाह बनाकर उड़े, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन आपकी इज्जत पर कोई बात आई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
अक्षय समय की तरफ देखा है और बोलता है, मिस्टर मल्होत्रा आप हमारे साथ चलिए, आप दोनों के जो भी सवाल जो भी जवाब है आप लोग अच्छे से बैठकर शॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी या किसी और की वजह से मेरी वाइफ को कोई भी तकलीफ हो या उसे कोई भी स्ट्रेस हो। समय खड़ा होता है और अक्षय की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझसे मेरी अनिका को दूर किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अक्षय मुस्कुराकर समय की तरफ देखा है और कहता है, ये तुम्हारी गलती थी समय कि तुमने अनिका को छोड़, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने अनिका की जगह मुक्ति के उपाय अपनाया, और यह मेरी खुशकिस्मती थी कि अनिका मेरी जिंदगी में शामिल हुई और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, उसे जैसी पत्नी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है और मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ। समय अक्षय की तरफ देखा है और बोलता है, आज भले ही तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम उसकी पहली मोहब्बत नहीं थे, उसकी पहली मोहब्बत में था, और हमेशा रहूंगा इस बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा मिस्टर राजपूत। अक्षय मुस्कुराकर समय की तरफ देखा है और कहता है, भले ही आप उनका की पहली मोहब्बत है, लेकिन उसकी आखिरी मोहब्बत तो मैं ही बनेगा। पहली मोहब्बत बदली जा सकती है लेकिन आखिरी मोहब्बत कभी नहीं बदली जाती, और मैं अनिका से मोहब्बत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, उसका सम्मान भी करता हूँ, उसको प्योरिटी भी देता हूँ। मेरे लिए अनिका से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी महत्व नहीं रखता। अगर उनका रहेगी दिन है तो दिन है, अनिका बोलेगी रात है तो रात है, और वैसे भी अनिका को मेरे साथ की जरूरत नहीं है। वो खुद में इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद को खुद के बलबूते पर रख सकती है, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे मेरी पत्नी की बहुत जरूरत है। क्या समय अनिका और अक्षय के बीच गलतफहमी पैदा कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए।